करें कोलोरेक्टल कैंसर हम इसको कहते हैं, मतलब कि ऐसा कैंसर जो कि कोलॉन और रेक्टम को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट की। ठीक है, और ये जो है ना दोनों मैन और वुमेन दोनों को इकट्ठे इन्वॉल्व करती है, दोनों के अंदर रिस्क होता है कि ये डेवलप हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि ये हमारे पास क्यों डेवलप होता है। एडिनोकार्सिनोमा कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो क्यों डेवलप होता है। तो अल्कोहल तो हर जगह आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल आ जाएगा, फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब कुछ जो है वो होते ही होते हैं। इसके अलावा जो पॉलिप से पहले हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें आईबीडी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, वो लोग जिनके अंदर ये डिजीज़ ऑलरेडी होती हैं उनके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, इसके अलावा डाइट्री अगर हम फैक्टर्स देखें तो जो लोग फाइबर्स कम लेते हैं और हमारे पास जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और कैलोरीज़ जो है वो डाइट में ज़्यादा लेते हैं, ओबीज़ होते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो है उनकी होती है, तो उनके अंदर भी कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो ओल्डर एज में भी हमारे पास ये कॉमन होता है। तो ये कुछ हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसकी देखते हैं पैथोजेनेसिस। तो इसकी पैथोजेनेसिस में जो है ना आपने 15.36 फिगर है ना उसको याद रखना है। ठीक है, उसको हम सबसे पहले देखने से पहले जो है ना हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि इसमें होगा क्या। इसमें दो तरह के पैथवेज होते हैं जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर डेवलप हो जाता है। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, वो रिस्क फैक्टर्स हमने सब लिखने के बाद हमने बताना है इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या होता है। अगर जेनेटिकली बात की जाए तो क्या होगा, एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे होगा। ठीक है, एपीसी बीटा कैटेनिन का पाथवे जो है इसका आपको पता है कि ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हमने गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की बात की थी ना तो उसमें हमने पढ़ा था वो जो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक टाइप थी उसमें एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे पढ़ा था कि एपीसी ने बीटा कैटेनिन को पकड़ के रखना होता है कि जो है ना वो सेल साइकिल ना चलाओ। ठीक है, लेकिन जब एपीसी में म्यूटेशन आ जाएगी तो बीटा कैटेनिन जो है ना वो निकल जाएगी हाथों से और जाके सेल साइकिल को चलाती जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और जीन में म्यूटेशन आती है जो कि के रास है, उसमें जब म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से भी ये हमारे पास चांसेस होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास SMAD2 और SMAD4 नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या कर रहा होता है, ये सेल साइकिल को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास SMAD2 और SMAD4 को जो है ना हमारे पास म्यूटेशन आ जाए उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा अपना काम नहीं कर पाएगा और सेल साइकिल को मेनटेन नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस होंगे। फिर लास्ट पे जो फोर्थ जीन होती है वो TP53 जो है ना वो होती है और उसकी वजह से जब उसके अंदर भी म्यूटेशंस आ जाती हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है ना कैंसर बहुत हद तक ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे में हमने क्या क्या पढ़ा, एपीसी बीटा कैटेनिन में म्यूटेशन आई, फिर के रास में हमारे पास म्यूटेशन आई, फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर को जो है वो जो हमारे पास कंट्रोल कर रही थी SMAD1 एंड SMAD2, ठीक है, उसमें म्यूटेशन आ गई और फोर्थ नंबर पे हमने TP53 में म्यूटेशन करवानी होती है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास चारों में म्यूटेशन आ जाती हैं तो फिर हमारे पास जो है ना इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे होता है। ये हमारे पास माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं डीएनए में जहाँ पर रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, रिपीटेडली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होते हैं, उनका सीक्वेंस होता है। तो वहाँ पे जब म्यूटेशन आती है, फॉर एग्जांपल माइक्रो सैटेलाइट में कहीं म्यूटेशन आ गई जहाँ पे क्या होता है मिस मैच रिपेयर होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है कि अगर कहीं भी मिस मैच होगा डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान में तो वो क्या होता है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। अगर वो रिपेयर प्रॉपर नहीं होता और वो मिस मैच होता तो वो कैंसर की तरफ जो है डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो म्यूटेशंस अल्टीमेटली आती हैं वो किस में आती हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा में ही आती हैं जो कि पहले भी हमने पढ़ा है एपीसी पाथवे के अंदर। और दूसरा हमने बैक्स, ठीक है, बैक्स जो होता है ये एपोप्टोसिस करवाता है, अगर इसमें भी म्यूटेशन होगी तो एपोप्टोसिस नहीं होगी। इसके अलावा जो लास्ट में बताया हुआ CpG आइलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोटाइप, इसमें क्या होता है एक्चुअली कि MLH1 में जो है ना म्यूटेशन आती है। ठीक है, MLH1 जो होता है ये हमारे पास हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है इसकी, जिसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो हमारे पास उसके अंदर म्यूटेशन आती है और कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की थोड़ी सी पैथोजेनेसिस है जिसकी वजह से जो है ना म्यूटेशन होती है और कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो फिगर 15.36 है उसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें एक आपको बात बताती हूँ कि हमारे पास जो एनसेड्स होते हैं, पीछे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें एनसेड्स जो होते हैं वो हमारे पास डिजीज़ कॉज करवा रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करके स्टमक में उनका हमारे पास जो है वो खराब वाला रोल था, लेकिन यहाँ पे कैंसर में उनका जो है ना बहुत अच्छा रोल है। एनसेड्स हैव द पॉजिटिव प्रोटेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कार्सिनोमा की डेवलपमेंट के लिए। वो इस तरह से कि जो हमारे पास एनसेड्स जो COX-2 होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो इसकी जो है ना ग्रोथ को इनहिबिट करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एनसेड्स देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ को ज़्यादा करवाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, COX-2 जो एंजाइम होता है। लेकिन जब हम एनसेड्स देते हैं तो ये इनहिबिट हो जाता है एंजाइम और अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो हमारे पास मतलब वो जो ग्रोथ करवा रहे थे वो अब नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे उनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें ना तो इन्होंने क्या बताया हुआ, सबसे पहले जो है ना APC की आपको पता है ना, नूडसन्स टू हिट हाइपोथेसिस, उसमें क्या होता था कि पहले एक हिट की म्यूटेशन आती थी और उसके बाद हमारे पास सेकेंडली दूसरी म्यूटेशन आती थी और अल्टीमेटली कैंसर की डेवलपमेंट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारे पास क्या होता है कि APC की सबसे पहले म्यूटेशन आती है, एक हमारे पास फर्स्ट हिट होती है, एक एलील डैमेज होती है, तो हमारे पास नॉर्मल कोलोन होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं होता, कोई कैंसर डेवलप नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास दूसरी हिट भी हो जाती है ना APC की, कि वहाँ पे फर्दर जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, पहले APC जो है वो 5q21 पे हमारे पास एबनॉर्मल है, उसके बाद बीटा कैटेनिन भी हमारे पास एबनॉर्मल हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सेकेंड हिट हो गई है और हमारे पास म्यूकोजा को रिस्क है कि अब वो कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास बाद में क्या होता है, KRAS भी अपना वो भी बागी हो जाता है, इस तरह से सारे बागी होना शुरू हो जाते हैं। पहले APC जो है ना वो जब हमारे पास सबका लीडर खराब हो जाएगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो सब लोग हैं ना सारे वो भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो KRAS भी खराब हो गया, आगे देखें TP53 भी खराब हो गया, SMAD2 SMAD4 भी खराब हो गया, अल्टीमेटली टीलोमेरेज भी खराब हो गया, मैनी जीन्स, ठीक है। और आप देखें जैसे जैसे बहुत ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होती जा रही हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो है वो फर्दर ट्यूमर की प्रोग्रेशन हो रही है। सबसे पहले नॉर्मल कोलोन है, फिर म्यूकोजा को रिस्क हो गया, फिर एडिनोमा बन गया और फिर जब हम उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारे पास म्यूटेशंस आ जाएंगी तो एडिशनल म्यूटेशंस की वजह से अल्टीमेटली कैंसर डेवलप हो जाएगा और वो स्प्रेड करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास सिंपल थी इसकी डायग्राम थी, तो इसको आपने देख लेना है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन लिखनी है, ठीक है। तो लोकेशन में आपने याद रखना है कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है सिग्मॉइड कोलोन में होता है, ठीक है। सिग्मॉइड कोलोन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और उसके बाद जो लीस्ट कॉमन है वो हमारे पास हेपेटिक फ्रैक्चर में होता है, ठीक है। वैसे ये जो है डेवलप हो सकता है कहाँ पर, रेक्टोसिग्मॉइड में सबसे ज़्यादा 90% वहाँ पर ये डेवलप होता है। इसके अलावा ये पूरे कोलोन में डेवलप हो सकता है, सेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर्स हर जगह डेवलप हो सकता है, ठीक है। सीकम का जो रीजन होता है जहाँ से कोलोन स्टार्ट होता है वहाँ से भी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, सीकम को भी इन्वॉल्व कर सकता है और सारे कोलोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सिग्मॉइड जो हमारे पास कोलोन होता है रेक्टोसिग्मॉइड वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपने इसकी ग्रॉस देखनी होती है, ठीक है। अब ग्रॉस में आपने याद रखना है, हमने जब गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा देखा था तो हमने वहाँ पे दो टाइप्स देखी थी, एक इंटेस्टाइनल टाइप देखी थी और दूसरी हमने गैस्ट्रिक टाइप देखी थी। हमने इंटेस्टाइनल टाइप में देखा था कि वो हमारे पास कोलोन कैंसर से रिजेंबल कर रहा था और हम अभी कोलोन कैंसर ही पर हैं। और हमने वहाँ पर क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो वहाँ पर हमारे पास ग्रोथ्स थी जो इंटेस्टाइनल टाइप से रिजेंबल कर रही थी वो एक्सोफिटिक ग्रोथ्स थी, उसमें ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास होता है ना राइट साइड का कोलोन, ठीक है, वहाँ पे एक्सोफिटिक मैसेज बनते हैं या पोलीपॉइड मैसेज बनते हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड का कोलोन होता है ना वहाँ पर हमारे पास एनुलर मैसेज बनते हैं, एनुलर मैसेज बनते हैं। अब आपको पता है एनुलर क्या होता है, एनुलर होता है जो हमारे पास सर्कमफेरेंशियली ग्रो करता है, मतलब कि सर्कल में ग्रो करता है। आपको पता है जब वो सर्कल में ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वो दरमियान वाला ल्यूमेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड वाला जो है वो एक्सोफिटिक मैसेज बनाता है और वो एक्सोफिटिक मैसेज जो है वो अलॉन्ग द लाइन लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है वो बंद नहीं होता। लेकिन जो लेफ़्ट साइड का कोलोन होता है वहाँ पे क्योंकि वो एनुलर मैसेज बना रहा होता है तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड का कोलोन जो है वो बंद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास डिफ्यूज्ड पैटर्न भी शो कर सकता है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है जैसे गैस्ट्रिक टाइप का कैंसर है, जैसे गैस्ट्रिक टाइप के अंदर इंटेस्टाइनल वाला घुस गया, यहाँ पे कभी कभार हमें डिफ्यूज टाइप भी मिल जाती है जो हमें गैस्ट्रिक टाइप में देखी थी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कैंसर स्प्रेड कर चुका है तो हमें यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटिव या अल्सरेटिव पैटर्न भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमें ग्रॉस अपीयरेंस में नज़र आता है, यहाँ तो एक्सोफिटिक, ठीक है, जो कि हमें राइट साइड पर मिलेगा, या एनुलर मिलेगा जो कि हमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफ्यूज़ भी हो सकता है
सकता है, इनफिल्ट्रेटिव और अल्सरेटिव भी हो सकता है। अगर माइक्रोस्कोपिक में देखना है तो आपने देखना है, याद रखनी है 3 चीज़ें। वो ये कि क्योंकि ये एडिनोकार्सिनोमा है तो यहाँ पे हमें ग्लैंड्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ग्लैंड्स मिलेंगे जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स, हमारे पास मल्टीपल ग्लैंड्स मिलेंगे, इंक्रीज़ हुए होंगे ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, इन्होंने 15.39 फिगर में लिखा हुआ है ए पार्ट में लिखा हुआ है कि जो ग्लैंड्स के ल्यूमेन होता है वहाँ पे हमें माइक्रोस्कोपिकली नेक्रोटिक डेब्रिस मिलता है, ठीक है। तो उसको हम डर्टी नेक्रोसिस कहते हैं। ये नेक्रोटिक डेब्रिस हमें मिलता है माइक्रोस्कोपिकली ग्लैंड्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए होते हैं। और ग्लैंड्स के दरमियान में जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, आपने देखना बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर नेक्रोटिक डेब्रिस है। और वो जो हमारे पास इर्द गिर्द मतलब ग्लैंड्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं स्ट्रोमा के साथ, तो उस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है जो हमने देखा था गैस्ट्रिक कैंसर में। तो हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो गैस्ट्रिक कैंसर के साथ रिजेंबल कर रही हैं। तो यहाँ पे भी डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स होता है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में। तो ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी थी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो राइट साइड पे जो कोलॉन होता है वहाँ पे अगर ये कोलॉन का कैंसर होता है तो आपने याद रखना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। और बंदे को वही फटीग, वीकनेस, ऑब्वियसली जब उसके अंदर आयरन ही नहीं है तो उसको फटीग फील होगी, ठीक है, और वीकनेस फील होगी, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में अगर हमारे पास कैंसर होता है जो कि हमने देखा था एनुलर पैटर्न में होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लड इन स्टूल आ रहा होता है और क्रैम्पिंग होती है, पेन होती है उस साइड पे, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे पेन हो रही होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड, क्योंकि राइट साइड के जो कोलॉन कैंसर होते हैं वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और जो लेफ़्ट साइड के होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली हमारे पास ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, मेनली। इसके अलावा हमने देखना होता है कि इसकी डेप्थ ऑफ इन्वेजन के लिहाज से देखना होता है और उसके लिम्फ नोड मेटास्टेसिस के लिहाज से इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि किस तरह से है, ठीक है, इन्वेजन इसने कितनी की हुई है और लिम्फ नोड्स को कितना इन्वॉल्व किया, वही TNM सिस्टम के अकॉर्डिंग। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस इसने कितनी की हुई है, ठीक है, वो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन, कोलोरेक्टल कैंसर, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखी, रिस्क फैक्टर्स देखे, उसके बाद हमने इसकी पैथोजेनेसिस देखी जिसमें हमने डिफरेंट पैथवेज देखे, उसके बाद मॉर्फोलॉजी में इसकी लोकेशन देखी। सबसे ज़्यादा कॉमन रेक्टोस्टिग्मॉइड में होता है, सिग्मॉइड रीजन में होता है। उसके अलावा हमने जो है इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखी और ग्रॉस अपीयरेंस में एक चीज़ मैं भूल गई हूँ बताना कि इसकी जो हमारे पास लेफ़्ट साइड का कोलॉन जहाँ पे इसने एनुलर लेजन्स बनाई होती है, इसको हम नैपकिन रिंग भी कहते हैं। जैसे कि नैपकिन होती है ना गले के इर्द गिर्द, अगर कोई बांध दे तो उसका गला बंद हो जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी नैपकिन रिंग बन जाती है जिससे उसका जो कोलॉन का रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देख ली। तो ये हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा कंप्लीट हो गया इन योर 13 मिनट्स ऑलमोस्ट। दैट्स इट अबाउट इट।